अविनाश सुबह समय पर नहीं उठा तो संस्कृत को चिंता हुई, तो उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। तब माथा तप रहा था। संस्कृत घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृत ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृत और अविनाश की शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं गुजरा था, 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृत की जेठानी जी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं पर वेंटिलेटर नहीं तो कहीं पर ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उसका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अविनाश को बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी तो कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवा शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का पूरा ही प्रयास किया। संस्कृत के पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच अविनाश की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे तो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी तो दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह करके भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने भी कोरोना के डर की वजह से दरवाजे बंद कर लिए थे। तब संस्कृत ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली संस्कृत पति की सेवा में लगी हुई थी और अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडवों के बीच से किसी तरह संस्कृत खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर के भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार करके बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। वह रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पे पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वो ना मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। वह क्या करेगी? बदहोश सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृत ने उसकी तरफ होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो नहीं मिली। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वो मुझे देगा। अभी तो जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ में आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृत का चेहरा खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाएं मरीज को। उस दिन के बाद दोनों में बातचीत भी होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृत पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संस्कृत जब भी व्यथित होती तो उसके कंधे पर ही सिर रख कर के रो लेती थी। कोई चीज़ लानी होती तो प्रतीक लेकर आता, संस्कृत को घर छोड़ कर आता। और धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में 2 अजनबी एक बंधन में बनते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था, जो कि दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लग करके आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा। उस दिन संस्कृत ने भी पूछा था कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इतना ख्याल भी रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता है। और दूसरी बात, हम दोनों हमसफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ, हम दर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी इस तकलीफ़ को देख करके मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकता हूँ। इसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से संस्कृत की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर चला गया। संस्कृत के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भाग दौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अविनाश की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह संस्कृत को सूचना मिली कि
उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने संस्कृत को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। संस्कृत के साथ वह शमशान तक गया, फिर संस्कृत को उसके घर पे छोड़ने आया। संस्कृत लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है तो अपने खाने पीने को लेकर के लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रतीक ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। संस्कृत के साथ में खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर संस्कृत को नहाने भेज करके खुद ही दाल चावल बनाने लगा। संस्कृत को खाना खिला करके उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब संस्कृत थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो उसे प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था, उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। संस्कृत घबरा उठी, वह प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी मगर ऐसा हो ना सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। तब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसको खोजती हुई कैंटीन में भी गई, हर तरफ चक्कर लगा लिया मगर प्रतीक नहीं नजर आ रहा था। थक करके वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे संस्कृत की पहचान हो गई थी। संस्कृत के पति की देखभाल भी वही नर्स करती थी। संस्कृत उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। संस्कृत दौड़ करके नर्स के पास गई और दुखी स्वर में नर्स से कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए, जो लिखा था वह हो गया। पर यह बताओ अम्मा, आपको प्रतीक याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई, वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वो तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125 पे। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ, तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला तो कोई नहीं है, अकेला है वह। मैं हूँ ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तब मुझे ही बताना, मैं उसके एडमिट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ। मुझे इसके बाद संस्कृत पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच में प्रतीक की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसे आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ में क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। संस्कृति कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे, फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमा करके वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। फिर 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। और इतने दिनों तक संस्कृत ने अपना खाना पीना और नींद को भूल करके दिन रात प्रतीक की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर ले आई। प्रतीक ने टोका तो संस्कृत ने थोड़े से शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही होगा। वो बोला, मगर संस्कृत, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रतीक? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया और अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। संस्कृत ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन संस्कृत ने जी भर के प्रतीक का ख्याल रखा, हर एक तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। फिर जब प्रतीक पूरी तरह से ठीक हो गया तो फिर संस्कृत के लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास गया और बोला कि क्या तुमने उस फॉर्म पर जो लिखा था उसको सच बनाना चाहती है? तब संस्कृत ने उससे कहा कि अब मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है, पर अगर आपको भी यही लगता है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों ने इस समाज की परवाह नहीं की और उन्होंने शादी कर ली। इससे यही हमें समझ में आता है कि अपना तो वही होता है जो समाज की बिना परवाह किए, बिना किसी स्वार्थ की वजह से आपका साथ देता है, वही तो सच्चा हमसफर होता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।